ठीक है, तो देखो अभी तक एक लिस्ट हमें बना दी है कि कौन से अलग अलग आयन यूजुअली हम देखेंगे केमिस्ट्री में। एक्चुअली देखो, ये रेडिकल वर्ड आपने इससे पहले कभी सुना है क्या? आयंस को ही रेडिकल कहा जाता है, लेकिन ये थोड़ा एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेडिकल का कुछ अलग ही मीनिंग होता है। देयर इज रेडिकल शिफ्ट इन द मीनिंग, तो इसलिए ये मुझे पसंद नहीं है रेडिकल वर्ड, लेकिन ठीक है, इसलिए बेटर क्या आयन कहना। आयन क्लियर है, उसमें कोई भी एम्बिग्युइटी कंट्रोवर्सी नहीं है। अब बेसिक रेडिकल का मतलब क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो बेसिक रेडिकल्स मतलब पॉजिटिव आयन को ही क्या कहते हैं? ऑब्वियसली प्रीफर्ड टर्म इज कैटायन रादर देन कॉलिंग बेसिक रेडिकल। कैटायन कहेंगे तो एकदम क्लियर रहेगा, ठीक है। लेकिन पता होना चाहिए कि कैटायन को ही क्या कहा जा सकता है? बेसिक रेडिकल। अब उसमें भी बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अलग अलग क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा पॉजिटिव वगैरह। तो मोनो पॉजिटिव में देखो मेनली कौन कौन आएंगे? Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+। ये इन सबको एक साथ लिखने का कोई सिग्निफिकेंस है क्या? पीरियोडिक टेबल के रिस्पेक्ट में शायद अगर आपको याद हो तो ये सब ग्रुप 1 में आते हैं किसी, एंड दे आर नोन एज अल्कली मेटल्स ना, ठीक है। इनके अलावा और कौन मोनो पॉजिटिव पाए जाते हैं? एक होता है थैलियम, Tl+, जो ग्रुप 13 में आएगा। अदर देन दैट वी हैव Cu+, जिसको क्या कहेंगे? कॉपर, लेकिन Cu+, ठीक है। अदर देन दैट ये थोड़ा अलग से मैं लिख रहा हूं, Hg2+। क्या गड़बड़ लग रहा है इसके अंदर? ऊपर तो 2+ दिख रहा है, टाइटल में लिखा है मोनो पॉजिटिव, मोनो मतलब 1, तो गड़बड़ लग रहा है। फिर भी यहाँ पे क्यों इंक्लूड कर रहे हैं उसको? 2 Hg है ना, और दोनों के ऊपर मिलके कितना पॉजिटिव चार्ज, मतलब पर हेड कितना है? एक ही तो है, इसीलिए उसको कहां पे इंक्लूड किया है? मोनो पॉजिटिव के अंदर, और उसको कहेंगे क्या? मर्क्यूरस। अब ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो मोनोमर मतलब अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, वो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डाइमर मतलब 2 बार मरता है। डाइमर मतलब क्या? 2 एटम, मोलेक्यूल, आयन, कोई भी चीज का कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड डाइमर। तो ये डाइमर है। कलेक्टिव चार्ज इज 2+, बट पर हेड इट इज +1, so we are including it under the heading of mono positive cations. Is it okay? तो ये हो गए मोनो पॉजिटिव। देन डाई पॉजिटिव, ग्रुप 1 के सब क्या होते हैं? मोनो पॉजिटिव। वैसे ग्रुप 2 के क्या होते हैं? डाई पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे कौन कौन आएगा? Be2+, देन व्हाट? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है। इन सबको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स।
Other than that, we have got Pb2 plus, एक मिनट नाम भी लिख देते साथ में, Pb2 प्लस को क्या कहेंगे? प्लम्बस। Sn2 प्लस स्टैनस। उसके अलावा Hg2 प्लस मर्क्यूरिक। सब एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो। Fe2 प्लस फेरस। Then we have Cu2 प्लस क्यूप्रिक। ठीक है, और क्या लिखा जाए? ठीक है तो बहुत सारे, लेकिन अब यहाँ 2-3 और नाम लिख ही देता हूँ। Zn2 प्लस Cd2 प्लस। देखो जिनके नाम मैंने ब्रैकेट में नहीं लिखे हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या है, वो जो मेटल का नाम है वही कैरी फॉरवर्ड होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे सोडियम आयन, रुबिडियम आयन, यहाँ पे थैलियम आयन, यहाँ पे जिंक आयन, कैडमियम आयन, वो लिखे नहीं है। जो अलग है थोड़े उसको ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक डाउट लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि कुछ जगह पे सफिक्स क्या आया है, अस, और कुछ जगह पे ई। अब यहाँ पे लोगों के दिमाग में फिक्स क्या होगा कि भाई जो +1 है वो क्या रहेगा, अर्थ रहेगा, क्यूपरस, मर्क्यूरस। लेकिन यहाँ पे पूरा मिक्सचर दिख रहा है, +2 के अंदर कुछ अस वाले हैं, कुछ ईक वाले हैं, तो उसका भी लॉजिक समझना पड़ेगा। जो ऑलरेडी देखो हमने 8 और 8 का लॉजिक लगाया था कि नहीं, वैसा ही यहाँ पे लॉजिक है। 8 किसको लगाते हैं, ज्यादा ऑक्सीजन या कम ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन, और 8 कम ऑक्सीजन। सिमिलरली जहां पे मोर पॉजिटिव चार्ज होता है, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको लगाते हैं इक, और जिसपे रिलेटिवली कम पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कैसे इंडिकेट करते हैं, अस। अब ये ज्यादा और कम अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग रहेंगे ना। जैसे कि मर्क्यूरी के लिए 2 पॉसिबिलिटीज है, एक है +1, यहाँ पे मैं +1 क्यों बोला, दोनों का मिलकर +2 है, बार बार बता रहा हूं, पर हेड कितना है, +1 ही है। तो मर्क्यूरी के लिए पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, +1 है, और दूसरा किधर गया, +2। इनमें से लोअर कौन है, +1, तो उसको इंडिकेट करेंगे मर्क्यूरस, और इनमें से हायर ये है तो इसको लिखेंगे मर्क्यू। लेकिन वहीं पे अगर आप कॉपर की बात करें तो कॉपर के लिए भी वही है, यहाँ पे क्यूप्रस +1, क्यूप्रिक +2। वहीं पे अगर आप आयरन की बात करेंगे तो ये Fe2+ है, उसका दूसरा कौन है, Fe+1 है क्या, Fe3+ है। अब आउट ऑफ 2 and 3 विच वन इज हायर, 3, तो उसको क्या लगाया जाएगा, फेजिक। जो लोअर है उसको क्या लगाएंगे, फेरस। तो ये दिमाग से निकालो कि +1 मतलब अस होता है, +2 मतलब ईक होता है, ऐसा रूल नहीं है। जो भी पॉसिबल वैलेंसीज है उसमें से जो लोअर रहेगी वो अस रहेगी, और जो हायर रहेगी वो क्या रहेगी, ईक रहेगी। मतलब वो हर केस के लिए अलग अलग रहेगा। लॉजिक समझा गया सबको? तो ये यहाँ पे +2 वाले हो गए। अब +3 में ज्यादा नहीं है वैसे, एक आपका Fe3, अब चलो एल्यूमिनियम से शुरुआत करते हैं, Al3+, उसके अलावा कौन है, Fe3+। अभी जब हमने बात की, इसका नाम क्या लिखेंगे, फेरिक। इसका नहीं लिखा है क्योंकि 10 एल्यूमिनियम आयन ऐसे ही कहेंगे उसको। अदर देन दैट यू हैव CO3+, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होते +3 वाले। देन टेट्रा पॉजिटिव, ये भी कम ही रहेंगे। मेनली इन दोनों के रहेंगे, किधर गया वो, Sn2+ एंड Pb2+ की दूसरी वैलेंसी क्या क्या होती है, Pb4+ एंड Sn4+। अब बता इसका नाम क्या बनेगा, ये प्लम्बस था तो हायर वाला क्या बनेगा, प्लम्बिक बनेगा। और सिमिलरली ये स्टैनस था तो ये क्या बनेगा, स्टैनिक बनेगा। अदर देन दैट वी हैव Pt4+ प्लैटिनम, ठीक है। तो ये सब हो गए बेसिक रेडिकल्स और पॉजिटिव आयंस, कैटायंस। अच्छा, इसमें और एक मुझे ऐड करना है, उसको भी थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। बताओ जरा क्या सिग्निफिकेंस है इसका, जिसकी वजह से मैंने उसको हाईलाइट किया। अमोनियम नाम है उसका, सही बात है, तो लिख ही देता हूं अमोनियम। लेकिन कुछ तो अलग फीचर रहेगा जिसके कारण उसको अलग से हाईलाइट किया है।
तो पता नहीं मेरे को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ से इतना। यस, बताओ। बाकी पूरे लिस्ट में इनफैक्ट पूरा मोनो पॉजिटिव से लेकर टेट्रा पॉजिटिव सब लोग कौन है, मेटल्स है या नॉन मेटल्स है? अरे मेटल्स है ना। ये एक दो नॉन मेटल का कंबाइंड फॉर्म दिख रहा है कि नहीं? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बोथ आर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। तो ऐसा ये एक ही कैटायन पाया जाता है नेचर में, जो कि किनके द्वारा बनाया गया है? नॉन मेटल। ऑलरेडी हमने लिखा आयनिक बॉन्ड के डेफिनेशन में कि कौन किधर, मतलब कहां से कहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, मेटल टू नॉन मेटल। मतलब ये थोड़ा एक्सेप्शन है कि a group of non-metallic atoms is carrying what? Positive charge। ठीक है, बाकी तो ठीक है, अमोनियम कहते हैं उसको। तो ये सब बेसिक रेडिकल्स हो गए। नाउ एसिडिक रेडिकल मतलब ही क्या? एनायंस ना। याद रखना चीजें, कैटायन मतलब पॉजिटिव, एनायन मतलब निगेटिव। उसके अंदर भी फिर से वही क्लासिफिकेशन, पहले मोनो निगेटिव, उसमें भी अभी देखो इसमें आपको याद होगा ऑलरेडी हमने लिस्ट बनाया है। इनमें और कौन सी कैटेगरी इंक्लूड होगी? ऑक्सो एनायन भी रहेंगे ना। ये कैसे? सब सिंपल सिंपल ही है। एक मेटल एटम, उसके ऊपर जो भी +1 +2 +3 उतना ही चार्ज, उधर एनायन रहेंगे Cl F-, लेकिन साथ में उनके ऑक्सो एनायन भी आते हैं कि नहीं, तो वो भी अभी ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो पहले हम सिंपल एनायन लिखेंगे, उसके बाद ऑक्सो एनायन। ठीक है, तो सिंपल एनायन में देखो कौन कौन है? F-, Cl-, Br-, I-। ये सबको हेलोजन कहते हैं कि नहीं? और हेलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सो कलेक्टिवली आई कैन कॉल देम व्हाट? हलाइड। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो शॉर्टकट लिया है, हलाइड से आपको डिराइव करना पड़ेगा। ये कौन सा हेलोजन है? क्लोरीन, इसलिए बन गया फ्लोराइड। ये कौन था? क्लोरीन, तो क्लोराइड। ब्रोमीन से ब्रोमाइड, आयोडीन से आयोडीन, कलेक्टिवली हलाइड। करेक्ट है। तो ये मोनोनेगेटिव में सिंपल वाले हो गए। अब ऑक्सो लिखते हैं। ऑक्सो में कौन कौन है? NO2-, NO3-, HCO3-, HSO3-, उसके अलावा कौन था? ClO4-, ClO3-, ClO2-, ClO-। अगर आपने नोटिस किया होगा ये सारे हमारे किए हुए हैं ना ऑलरेडी, इसलिए मैंने इस बार उसके नाम नहीं लिखे, ऑलरेडी वी हैव रिटन देम। अगर आपको चाहिए तो वो लिस्ट में जाके आप उसको ढूंढ सकते हो। बताओ एक बार फटाफट, ये कौन है? नाइट्राइट या एट? नाइट्राइट, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, बाइसल्फाइड। इधर याद कर देता हूँ, बाइसल्फेट भी आएगा ना इधर, SO4-। बाइसल्फेट, देन व्हाट? क्लोरेट, क्लोरेट, क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड। समझ में आ रहा है सबको? तो ये सब मोनो के अंदर ही आएंगे। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जरूर चेंज हो रहे हैं, लेकिन निगेटिव चार्ज सबके ऊपर सिंगल है, -1 ही है। ठीक है, उसके अलावा हाँ ये भी हमारा है ना, MnO4- पर मैग्नेट। मैग्नेट दूसरे में आएगा कि वो -2 था कि नहीं। ठीक है, तो यहां तक हो गया। देखो हम ये क्लेम नहीं करें कि दिस इज एग्जॉस्टिव लिस्ट, इसके बाहर कोई रहेगा ही नहीं, ऐसा हम नहीं कह रहे। एल्यूमिनेट एक रहेगा, ये NO2- चलता ही रहेगा, लेकिन जो मेजर हमें बार बार सिलेबस में देखने को मिलेंगे उनको हम यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि यू विल गेट फैमिलियर विद दैट। मोनोनेगेटिव के बाद डाई निगेटिव। डाई निगेटिव में O2-, क्या कहते हैं इसको? ऑक्साइड। सिमिलरली H2-, सल्फाइड। Ac2-, सेलेनाइड। ठीक है, अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये सब एक ग्रुप में थे, इसीलिए उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, इसीलिए उनके ऊपर का निगेटिव चार्ज भी सेम है कि नहीं। सिमिलरली ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम ये भी एक ग्रुप में आते हैं ना, ग्रुप 16 में आते हैं, इसीलिए सबके ऊपर निगेटिव चार्ज सेम है। देखो -2, अदरवाइज कोई दूसरे ग्रुप का आपको इसमें मिलेगा ही नहीं, ग्रुप 16 के ही मिलेंगे। कौन? ऑक्साइड, सल्फाइड एंड सेलेनाइड।
अब इसमें ऑक्सीजन का और एक वेरिएशन आता है O2 इसको कहते हैं पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड सुना है कि नहीं? उसके अंदर ये होता है। बाकी इसका डिटेल स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग स्कीम वगैरह सब केमिकल बॉन्डिंग में हम डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? करंट प्रोडक्ट बेचते बेचते फ्यूचर प्रोडक्ट की भी एडवर्टाइज करनी चाहिए ना, वो बीच बीच में बताना पड़ता है। ये सब कहाँ पे डिस्कस होगा? कभी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कुछ बातें आएंगी, केमिकल बॉन्डिंग में इट विल गो। ठीक है, तो ये O2 पेरोक्साइड हो गया। और डाइनेगेटिव में हमारा कौन है? अभी ये चालू करते हैं ऑक्सो एनायंस। SO4 सल्फर, रुको, CO3 कार्बोनेट, SO3 सल्फाइड, एक मिनट रुको, SO4 सल्फेट। हाँ बोलो क्या हो गया? O2 हाँ सवाल अच्छा है तुम्हारा, लेकिन उसका नेट चार्ज यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टिंक्शन क्या था? मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक। वैसा डिस्टिंक्शन वहां पे है क्या? मतलब उसी का काउंटर पार्ट ऐसा कोई है जिसके ऊपर सिंगल पे टू, ऐसा ऑक्साइड है लेकिन उसको डिस्टिंग्विश कैसे किया है? पेरोक्साइड के नाम से किया है ना। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? इसलिए डाइनेगेटिव। ठीक है, वेरी गुड। मतलब इसका आगे जाके जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर या रिडॉक्स चैप्टर के अंदर इसके रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकालेंगे, वहां पे बहुत मैटर करता है कि ये Hg2+ है किधर गया? Hg2, और ये Hg2+ है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत केयरफुली करना पड़ता है, यहाँ पे इतना फर्क नहीं पड़ता है। इज इट क्लियर? वेरी गुड। हाँ, तो ये हो गया आपका सल्फेट। उसके अलावा CrO4 क्रोमेट, इवन Cr2O7 के ऊपर भी तो 2- ही था, डाइक्रोमेट। तो ये सब डाइनेगेटिव में आ गए। और कौन बचा? MnO4 ना, मैग्नेट। यस, बोलो। हाँ मोनोनेगेटिव में OH- आएगा ना, चलो लिखो। और क्या, मैं पहले बोला तुम्हें कि एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे आएंगे और। ठीक है, NH2- भी लिख सकते हो, फिर तो अमाइड, उसको भी बुरा लगेगा। अभी उसको लिखा, मेरे को लिखा, तो पड़ोसी है ना उसका ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो ये लिखा तो वो भी लिखना पड़ता है। यस, अभी ट्राई निगेटिव है तो कम ही रहेंगे। अभी देखो मेनली इसमें कौन है? N3-, इसको क्या कहते हैं? नाइट्राइड। और फिर आता है अपना PO4 फॉस्फेट, ये नाम लिखा था हमने थोड़ी देर पहले। और फाइनली टेट्रा निगेटिव एक है। हाँ, लेकिन दिक्कत यह है कि वो ऐसा C4- के फॉर्म में बहुत कम पाया जाता है। कार्बाइड का कुछ अलग मीनिंग भी होता है, तो ठीक है लिखा है हमने उसके, लेकिन इतना ध्यान मत दो उसके ऊपर, कभी आपको मिलेगा नहीं है। बस आज मेरा बस उतना है। ठीक है, हाँ। अब देखो ये पूरे निगेटिव के लिस्ट में, मतलब मोनो से लेकर टेट्रा तक, आपको 2-3 सफिक्सेस दिख रहे हैं। एक है आइड, फिर है आइट, और फिर है एट। आइट एट का सिग्निफिकेंस हमने पहले ही देखा है। अब आइड वर्सेस इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या समझ में आ रहा है? आइड कहां पे लगाया जाता है? IDE कहां पे लगाया जाता है? इधर देखो, उधर देखो, सब जगह देख के कुछ जनरल कंक्लूजन निकलता है तो मुझे बताओ। When there is a single element carrying any negative charge, -1, -2, -3, -4, मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता है, लेकिन सिंगल एलिमेंट होना चाहिए, तो उसको क्या, कौन से सफिक्स से इंडिकेट किया जाता है? आइड, ड। और जब उसमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सो एनायन होता है, तब क्या आता है? आइदर आइट और एट। तो ये आप अच्छे से याद रखना। जहां पे टी आएगा वो क्या रहेगा? सिंगल मतलब सिंगल एलिमेंट का एनायन या ऑक्सो एनायन? ऑक्सो एनायन। जहां पे डी आएगा, ये आइड 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 सब, ये क्या रहेंगे? सिंगल एलिमेंट। मतलब सल्फाइड बोला तो S2-, लेकिन जब सल्फाइड बोलेंगे तो इट विल बी SO3-। अब 3 या 4 वो आपको देखना पड़ेगा आइट और 8 के हिसाब से। नाइट्राइड बोला तो क्या आएगा? N3-। नाइट्राइट बोला NO2-, और नाइट्रेट NO3-। तो ये ठीक से आप याद रखो, आइड, आइट और एट कहां पे लगाए जाते हैं। जैसे वहां पे हमने पढ़ा अस और इक कैसे लगाए जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड, करो नोट।
हाँ बोलो क्या डाउट है? सीढ़ी क्या है? कैडमियम।
ए और बी पार्ट सबका हो गया ना? ये PT4 कैसा हो गया सबका? देखो जल्दी, इतना अलार्म बजने के बाद नहीं उठ रहे। स्मूथ पे डाला क्या? क्या तो हो गया ना NH2 माइनस? ठीक है, इसका हमें फॉर्मूला बनाना है। जिनका लिस्ट बना के हो गया है वो ये एग्जांपल्स नोट कर, वन बाय वन नोट कर कि पूरा छाप लिया उसके बाद कर रहे हैं। एक नोट करो Na प्लस NO3 माइनस, इस पर्टिकुलर कैटायन एनायन के कॉम्बिनेशन से जो आई कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला आपको प्रेडिक्ट करना है, जिसका प्रिंसिपल आप जानते हो कि इसकी वैलेंसी कितनी है 1, इसकी भी कितनी है 1। कल हमने देखा है क्या करना पड़ता है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि नेट वैलेंसी को मैच करना पड़ता है कि नहीं टोटल वैलेंसी।
तो उस हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको बताना है। तो सिंपल है। अगर आपकी इच्छा है तो आप खुद ट्राई कर सकते हो, मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही। अगर 100% कॉन्फिडेंस है तो पेन से लिखो, 50% है तो पेंसिल से लिखो, और है नहीं कॉन्फिडेंस तो बैठ लिखो। सर फाइनल इसमें चार्जेस लिखना है। एक बार वो कंबाइन हो गए तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को बैलेंस करेगा कि नहीं? हमें करेगा ना। तुम्हें क्या लगता है, लिखने चाहिए कि नहीं लिखने चाहिए? सही बात। ओके सर, उनके नाम भी लिखने हैं वहाँ पे, उस हिसाब से थोड़ा ब्लैंक स्पेस छोड़ो, आजू बाजू में कहीं ऊपर नीचे नाम लिखने के लिए जगह छोड़ो थोड़ी। करेगा डिस्कस। चलो बताओ, ये Na+1 है, NO3 -1 है। प्रिंसिपल क्या है? फाइनली दैट कंपाउंड शुड बी चार्ज्ड और न्यूट्रल। तो पॉजिटिव चार्ज शुड बी बैलेंस बाय नेगेटिव चार्ज। +1 -1 तो एक ही बैलेंस करेगा एक दूसरे को। तो सिंपली इट विल बिकम व्हाट? NaNO3 and what is the name of compound? सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पे ये +2 है लेकिन ये तो -1 ही है ना, तो ये दोनों को +2 को बैलेंस करने के लिए, नलिफाई करने के लिए हाउ मेनी नाइट्रेट आयंस विल बी रिक्वायर्ड? 2। इसीलिए फॉर्मूला क्या बनेगा? Ca। अब इसको पूरे को ब्रैकेट में डालते हैं, NO3 ट्वाइस। अब वो दो लिए तो N2O6 वगैरह ऐसा मत लिखना। NO3 लिख के ब्रैकेट के बाहर 2 लिखते हैं, और इसको लिखेंगे, नाम क्या लिखेंगे इसका? कैल्शियम नाइट्रेट। एक मिनट सब लोग ध्यान दो। अभी कुछ लोग ये क्लेम कर सकते हैं कि इट शुड बी कैल्शियम डाइनाइट्रेट, क्योंकि 2 नाइट्रेट है ना। लेकिन देखो, चार्ज बैलेंसिंग के हिसाब से 2 नाइट्रेट को तो आना ही पड़ेगा ना। तो ये बताने की, अलग से बताने की जरूरत है क्या कि वो डाई है करके? सामने वाले को अगर अकल है तो समझ में आ जाएगी। अगर यहाँ पे +2 है तो वहां पे -2 के लिए 2 नाइट्रेट तो आने ही पड़ेंगे। लॉजिक समझा क्या? इसलिए कैल्शियम नाइट्रेट। ये +1 है और ये -2 है, तो ये -2 को नलिफाई करने के लिए हाउ मेनी पोटेशियम आयंस आर रिक्वायर्ड? 2। इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? K2SO4। और नाम क्या लिखेंगे? पोटेशियम सल्फेट। देन ये Mg2 + SO3 2-, इसके ऐसा ही लिख रहा है ना, ये +1 -1 +2 -2 कैंसिल, एक ही कैंसिल करेगा। तो फॉर्मूला विल बी सिंपली MgSO3। नाम क्या है? मैग्नीशियम। हाँ, ये 4 और 3 का हिसाब है। 4 मतलब अगर 8 है तो 3 क्या रहेगा? 8 रहेगा। दिस विल बी मैग्नीशियम सल्फाइड। नाउ Fe3+ मतलब क्या? फेरस या फेरिक? फेरिक। और ये सल्फेट। +3 है और ये -2 है, तो इस बार एलसीएम के थ्रू जाना पड़ेगा कि नहीं? 3 और 2 का एलसीएम कितना है? 6। तो वी वांट नेट चार्ज टू बी 6। तो कितने फेरिक आयन लेने पड़ेंगे? 2। और कितने सल्फेट आयन? 3। इसलिए फॉर्मूला क्या बनेगा? Fe2SO4 थ्राइस। ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई से भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही सोचना पड़ेगा एलसीएम वगैरह, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी सोचना चाहिए कभी कभी। तो ये 3 इधर लाया, 2 इधर लाया, तो वो Fe2SO4 थ्राइस। बराबर है ना? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला लॉजिक समझा कि नहीं? लोग बाद में बोलेंगे एलसीएम तो समझा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई बताया नहीं, नंबर के फिर ऐसा इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाम क्या लिखेंगे इसका? हाँ, फेरिक सल्फेट। नेक्स्ट सोडियम फॉस्फेट। अब कितने सोडियम लगेंगे? 3 लगेंगे, ताकि ये +3 बनेगा और ये -3 को कैंसिल करेगा, एंड विल बिकम व्हाट? Na3PO4। नाम सोडियम फॉस्फेट। सिमिलरली
ये +2 है और ये -3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, Ca3 PO4 ट्वाइस, या एलसीएम के थ्रू जाओगे तो फिर से क्या, +2 है और -3 का एलसीएम कितना है, 6 है। टोटल +6 चार्ज लाने के लिए हाउ मेनी कैल्शियम आयंस आर रिक्वायर्ड, 3, और टोटल -6 करने के लिए हाउ मेनी फॉस्फेट आर रिक्वायर्ड, 2, तो Ca3 PO4 ट्वाइस, बराबर है। नाम ऑब्वियसली क्या आएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। देन ये कल जैसे हमने B2+ और N3- लिया था वैसा ही है, Mg2+ है बस B के जगह, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा फिर, Mg3N2, फिर से वही टोटल 6 के हिसाब से ये 3 लेने पड़ेंगे, ये 2 लेने पड़ेंगे। नाम क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम नाइट्राइड, बराबर लिखा है कि नहीं, चेक करो सब लोग एक बार, क्या गलती हुई है। यहाँ पे अगर T आता है तो क्या रिप्रेजेंट करता है वो, मतलब ऑक्सो एनाइन, T आने पे ऑक्सो एनाइन। अब O2 या O3 आपको चेक करना पड़ेगा, 8 और 8 में 8 विल कंटेन मोर ऑक्सीजन और लेस ऑक्सीजन, और 8 विल कंटेन मोर ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, मतलब ये सिंगल एलिमेंट विथ नेगेटिव चार्ज है, तो D आएगा या T आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, नाइट्राइड। समझा सबको, यहाँ पे क्या आएगा, +3 माइनस से टेंशन नहीं है, AlPO4 एल्यूमिनियम फॉस्फेट, और ये क्या आएगा, हाँ K2MnO4 आएगा कि, क्योंकि ये +1 2 लेने पे +2 बनेगा और ये -2 को बैलेंस करेगा। नाम क्या है, और मैग्नेट या मैग्नेट, और मैग्नेट का फॉर्मूला क्या था, अरे वो नहीं पता मुझे, MnO4 -1 था या -2 था, -1 था, ये याद रखना, MnO4 -1 मतलब पर मैग्नेट और -2 मतलब मैग्नेट, अगर आपको पता है लॉजिक में आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। यस, पोटेशियम क्या लिखो यहाँ पे, मैग्नेट, ठीक है, तो इतना नोट करो। ये यहाँ तक नोट हो गया सबका, वेरी गुड। तो दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट चैप्टर। इसका एक्सरसाइज अभी आप सॉल्व कर सकते, एंड ऑफ लेक्चर नहीं बोला, फर्स्ट चैप्टर बोला, तो उसका एक्सरसाइज अगर आप सॉल्व कर सकते हो, कुछ 10-12 क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे फटाफट, ठीक है। और कुछ डाउट वगैरह या तो अगली बार हम डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। टोटल 4 है कि नहीं, 4 में से फर्स्ट और थर्ड में लेने वाला हूँ, सेकंड और फोर्थ जो आपका परसों लेक्चर है ना, धनुष्याम सर जीएस सर करके लिखा है टाइम टेबल में, हाँ, तो वो लेंगे सेकंड एंड फोर्थ, मैं फर्स्ट और थर्ड लूंगा, ठीक है। तो थर्ड चैप्टर कौन सा है, देखो, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, टाइटल लिखो अभी, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। देखो 1942 में बोलना चालू किया था, चले जाओ जाने के लिए 47 हुआ ना, वैसा ही अभी से चल रहा होगा तो मैं जाऊंगा 45 को ही, इसलिए शांत। Please write down title, acid, bases and salt. So this is we can say one of the important classification of any chemicals.
जो कि स्कूल से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के आए हो कि एसिड का मतलब जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या क्या है, पावर इंटेंस, उसके अलावा ब्लू लिटमस को रेड करता है या रेड को ब्लू करता है, आपका बताओ जो भी ब्लू को रेड करता है, रिएक्टिव मेटल उसके अंदर डाला तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, सब एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड। सिमिलरली बेस के क्या क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, बिटर इंटेंस, सोपी इंटच, उसके अलावा हाँ यस लिटमस टेस्ट अगर किया तो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है वगैरह, वो सब आप भी जानते हो। हाँ फिनोल डाला तो कलरलेस टू पिंक और एसिड रहेगा तो पिंक टू कलर। तो बेसिकली अलग अलग इंडिकेटर में अलग अलग कलर होते हैं। तो ये सब हम लिखेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी आपके बुक में भी दिया हुआ है और आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। थोड़ा साइंटिफिकली उसको समझने का प्रयास करेंगे एसिड बेसिस क्या क्या होते हैं। So the first scientific explanation of acids was given by Arrhenius. So Arrhenius theory of acids and bases. तो देखो जैसे आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी जानते हो कि हमेशा ही देखो फ्लो कैसा रहता है, पहले कुछ एक्सटर्नल फीचर के ऊपर बात की जाती है और धीरे धीरे उसको और साइंटिफिक बनाया जाता है। जैसे कि एटम के बारे में पहले बोलते थे, डेमोक्रिटस ने उधर बोला था, हमारे यहाँ पे महर्षि कर्णाद की एनी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, दैट वाज एक्सटर्नल एक्सप्लेनेशन। और पहली साइंटिफिक थियरी फिर जॉन डाल्टन ने दी, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, उसको रिफाइन कर करके आगे फिर थॉमसन, बोर, सॉरी रदरफोर्ड, बोर, आगे जाके क्वांटम मैकेनिकल में इंप्रूव होता जाता है, बराबर है। कोई भी सब्जेक्ट में आप देखोगे, कोई भी फील्ड में देखोगे ऐसा ही होता है, पहले एकदम बेसिक होता है, उसको धीरे धीरे डिफाइन करके और आगे बढ़ाते हैं। तो जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था एक्सटर्नल एक्सप्लेनेशन, नाउ द फर्स्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन वाज गिवन बाय दिस Arrhenius एंड अकॉर्डिंग टू हिम एसिड क्या होता है, any substance which produces what, H plus ions in what, वाटर मतलब ही क्या, एक्वियस सॉल्यूशन। जब उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे, एक्वियस सॉल्यूशन बनाओगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, H plus आयन, उसको हम क्या कहेंगे, एसिड, करेक्ट है। फॉर एग्जांपल if you take HCl, तो HCl का जब आप aqueous solution लेते हो, it undergoes ionization to produce what, H plus ion plus Cl minus ion. Similarly, if you take HNO3, तो वो क्या देता है, H plus aqueous plus NO3 minus aqueous. Then if you have suppose H2SO4, H plus aqueous plus मतलब 2H plus aqueous plus SO4 2 minus aqueous, तो इनमें देखो एनायन तो अलग अलग है लेकिन कैटायन कॉमन है कि नहीं, कौन सा कॉमन कैटायन बनाया जा रहा है, so that is the characteristic feature of acid, करेक्ट है। जैसे कि हमने वो नोबल गैस में देखा, इनर कॉन्फ़िगरेशन सबका अलग अलग है लेकिन कॉमन फीचर क्या था, बैलेंस शेल में एग्जैक्टली 8 इलेक्ट्रॉन थे। सिमिलरली यहाँ पे एनायन अलग अलग है लेकिन एक कॉमन चीज क्या है, ऑल ऑफ देम आर प्रोड्यूसिंग H प्लस आयंस इन एक्वियस, बराबर है। अब यहाँ पे मतलब कहने का मतलब क्या है, कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर आपको हाइड्रोजन दिखता है वो क्या बनेगा, एसिड बनेगा। फॉर एग्जांपल इफ यू टेक CH4 या मान लो आपने लिया C2H6, ये सब भी क्या रहेंगे, एसिड रहेंगे क्योंकि उनमें उनके अंदर आपको क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, देयरफॉर दे आर एसिड्स। यस और नो, बराबर है। स्टेटमेंट आपने ठीक से सुना, ऊपर क्या बोला, वो तो लिखा हुआ है, सिर्फ बोला नहीं, लिखा भी है, क्या लिखा है, which produces H plus ions in aqueous solution, then it is acid। यहाँ पे मैंने क्या बोला, आप देखो, आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्या बोला, जो भी सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन दिखता है वो एसिड है। ये दोनों स्टेटमेंट सेम थे क्या, सिर्फ हाइड्रोजन दिखने से काम चलेगा क्या,
उसने एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर उसको सेपरेट करके देना भी तो चाहिए H प्लस आयन को। तो ये यहाँ पे वेरीफाई किया है क्या अभी तक हमने? हमें ये वेरीफाई करना पड़ेगा, वाटर में डाल के देखना पड़ेगा, वहां पे H प्लस दिया तो ठीक है, अदरवाइज आई कैन नॉट क्लेम देम एज एसिड्स। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो ये सटल डिफरेंसेस को आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए, सिर्फ हाइड्रोजन होने से काम नहीं चलेगा, ये रिएक्शन होना चाहिए। तो इनको अगर आप वाटर में डालते हो तो H प्लस आयन नहीं बनता है, दैट मीन्स दे आर नॉट एसिड्स। देन व्हाट दे आर? बेसेस। जो एसिड नहीं है वो क्या रहेगा? बेस रहेगा। सही बोल रहा हूं ना? क्या हो गया सर? या दोघांना एक्सपेरिमेंट करूनच सांगतोय मी। हो, माझ्यावर विश्वास ठेवण्याशिवाय दुसरा पर्याय आहे का तुझ्याकडे? त्याला तुला लॅबला जायला पाहिजे, 2 पैकी 1 काहीतरी करायला पाहिजे, बरोबर आहे? जग विश्वासावर चालतं शेवटी, बरोबर ना? रात्री ट्रेन मध्ये जेव्हा आपण झोपतो तर बाजूचा माणूस बाजूच्या बसवरचा म्हणून आपल्याला मारणार बिरणार काय घ्यायचं? झोपतो ना आपण विश्वासावर, ठीक है ना? ये समझ में आ रहा है ना सबको? तो एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन वेरीफाइड कि वाटर में डालने के बाद वाटर में डिसॉल्व होत नाही कोणती गोष्ट। सगळे गोष्ट सांगणार मी नंतर, हो आता तो सुरुवात आहे। टिप ऑफ आइसबर्ग, बरं आइसबर्ग खाली बरोबर, हिमालयाचा टोक। यस, तो मैं क्या बता रहा था आपको, इसलिए सिर्फ हाइड्रोजन देख के आपको क्या बोलेंगे, भ्रमित नहीं होना है कि वो तुरंत एसिड है। एनीवे, सो और मुझे कुछ तो बताना था। हाँ यस, मैं क्या बोल रहा था, एसिड नहीं तो फिर क्या है? बेस है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? बेस। सही है या गलत? अभी देखो, मैंने अभी तक बेस डिफाइन किया है क्या? ऐसा जरूरी है क्या दुनिया में जो सब्सटेंस एसिड ना हो बेस होना ही चाहिए? ऐसा भी हो सकता है नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो ये सारे एस्पेक्ट को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा भी नहीं कि एसिड नहीं तो बेस, बेस नहीं तो एसिड। अपने अपने जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जब वो एग्जिबिट करेंगे तभी उनको हम आइदर एसिड हो या फिर बेस कहेंगे, ठीक है? एनीवे, तो ये एसिड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बेसिस। तो इन्होंने अगर H प्लस आयन बनाए तो उसने भी कुछ ना कुछ ऐसा स्पेसिफिक आयन हो या मोलेक्यूल चेंज करना चाहिए। तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच प्रोड्यूस OH माइनस आयन। अभी H प्लस को तो हाइड्रोजन कहते हैं, मैंने नाम नहीं लिखा, यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ, क्या कहते हैं? हाँ, अभी बात ऐसी है कि नो डाउट OH माइनस कैन बी कॉल्ड एज हाइड्रोक्साइड, लेकिन एज अ सिंगल एनायन जनरली इट इज रिफर्ड एज हाइड्रोक्सिल आयन। तो हाइड्रोक्साइड का एप्लीकेशन कुछ अलग कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है, वहां जाके हम देखेंगे। फॉर अ टाइम बीइंग हाइड्रोक्सिल आयन इन अगेन व्हाट? एक्वियस सॉल्यूशन। कहने का मतलब he was very much adamant about presence of what? Water in the solution. Aqueous solution में ही वो acid base की बात करता है। In the absence of water or in the presence of some other solvent, he will be silent. वो कुछ बातें नहीं करेगा। और तो उसके रिक्वायरमेंट है, उसने स्टेट ही ऐसा किया है कि aqueous solution जब बनाओगे तभी मैं मुंह खोलूंगा। Is it clear? Very good. तो इस तरीके से ये हो गया। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल टिपिकल एग्जाम्पल, मतलब बेस बोला तो यही दिमाग में पहले आता है। NaOH aqueous gives what? Na plus aqueous plus OH minus aqueous. Similarly, if you have, अभी KOH है लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, दूसरा लिखता हूँ, BaOH twice gives what? Ba2 plus aqueous plus aqueous, ठीक है? हाँ, तो अभी आप मुझे बताओ, क्या इनको मैं बेस कह सकता हूँ? इसमें ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है मुझे, इसका मतलब ये एसिड भी नहीं है और बेस भी नहीं है। तो ये एसिड और बेस के डेफिनेशन हो गए। अब देखो और 2-3 रिएक्शन में यहाँ पे लिखता हूँ, फिर अब उसके साथ उसको हम कंपेयर करेंगे और कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। CH3COOH aqueous giving CH3COO minus aqueous plus H plus aqueous. Similarly, you have HCl aqueous giving what? H plus aqueous plus Cl minus aqueous. Then you have suppose NH4OH aqueous giving
MH4 aqueous प्लस, अब आप बताओ उधर के जो कितने 3 और 2 5 रिएक्शन और ये 3 के रिप्रेजेंटेशन में क्या फर्क है? मतलब एरो में कुछ तो डिफरेंस है बेसिकली। वहां पे सिंगल हेडेड एरो है, यहाँ पे डबल हेडेड एरो यूज किया है। कुछ तो दोनों में डिफरेंस होना चाहिए कि तभी तो अलग नोटेशन यूज करना पड़ रहा है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? ओके, दैट वाज irreversible, दिस इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट? देखो, जो इरिवर्सिबल है, मान लो वी स्टार्ट विथ 100 मोलिक्यूल्स, जो कि बहुत नेग्लिजिबल है, लेकिन फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग 100 मोलिक्यूल्स में से मैं स्टार्ट करता हूं। इन द बिगिनिंग ये दोनों कितने रहेंगे? अभी आप सिचुएशन समझो, जस्ट वाटर लेके उसके अंदर 100 मोलिक्यूल में डाल रहा हूं। एट दैट मोमेंट HCl मोलिक्यूल कितने हैं? 100। तब H+ और Cl- आयन कितने कितने रहेंगे? अभी है ही नहीं। कुछ समय बाद जब ये डिसोसिएशन हो जाएगा तब ये बचेगा कितना, और ये बनेंगे कितने कितने? हाँ, कितने कितने बनेंगे? हाँ। अब कुछ लोग बोल रहे हैं 50-50, तो उनका लॉजिक ये है कि सपोज देयर आर कपल्स, 100 कपल्स, उनको हमने सेपरेट किया तो 50 नवरे और 50 बाइक ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं, मैं नहीं। अरे जिन्होंने 50-50 बोला उनका यही तो लॉजिक है ना। अरे समझा क्या आपको? 100 को अगर सेपरेट किया तो ये भी 100 और वो भी 100 ही बनेंगे ना। इज इट क्लियर? अभी भी कितने लोगों को डाउट है कि 100 टूटने के बाद 50-50 बनेंगे? इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? वेरी गुड। तो 100 से 100 ही बनते हैं। तो हाँ भाई, ठीक है। अगला देखो, इसमें सेम, मतलब मैं वापस नहीं लिख रहा हूँ, सेम एनालिसिस यहाँ पे भी होगा। 100 शुरुआत में 0-0, उसके बाद 0, 100 एंड 100। इधर बताओ, ध्यान से बताओ, सोच के जरा, ये 0-0 है, पूरा टूटने के बाद ये तो 0 ही रहेगा। ये कितना होगा? 2 into 100 आता है ना आपको? कितना 2 into 100 क्या होता है? 200। वो अभी ओथ लेके आए हैं कि 2 साल मैथ यूज नहीं करेंगे, 2 into 100 आप देखो क्या। तो 2 into 100 200, और वो कितना बनेगा? 100 ही बनेगा। लॉजिकल बात है ना। ये एक मोलिक्यूल जब टूटता है तो यहाँ पे ये एक बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं? तो 100 से 100 बनेगा। लेकिन जब ये एक बनता है तब ये 2 बनता है ना, तो उस 100 के साथ ये कितना बनेगा? 200 बनेगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो ये तीनों हो गए ना। तीनों में ही एक चीज आपने नोटिस की होगी, एट द एंड एसिड कितना बच रहा है? कितना बच रहा है? मतलब उसका आयोनाइजेशन 100% हो रहा है कि जितने भी मोलेक्यूल डाले सबके सब टूट गए और सबने क्या बना दिए? H+ आयन और करस्पॉन्डिंग एनायन जो भी है वो सब बना दिया। बराबर है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इधर भी देखो, चलो ये भी सेम ही है। 100-0-0, उसके बाद एंड में ये 0 हो जाएगा, ये कितने हो जाएगा? यहाँ पे बताओ जरा, 100 ये 0-0, बाय द एंड ये कितना हो जाएगा? 0। ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? ऑनेस्टली बताओ, कितने लोगों को डाउट है इसके अंदर? देखो, हाँ बोलो, क्या हो गया? अभी भी 50-50 लग रहा है? हाँ वही ना, मैं आता बोलो ना तुला 100 जोड्या होत्या, वेगळं केलं काय 50 दोघे मिळणार ना? 100 दोघे 100 बायका होणार ना? मग तेच करायचे, हा नवरा आणि बायको 100 पासून 100 आणि 100 काय न करण्याचं काय त्याच्यामध्ये सुख साधे? बरोबर आहे ना? नेहमीच आपण काहीतरी मोठा साइंटिस्ट असलेला विचार करण्याची गरज नाही, सामान्य माणसाचा विचार करायचा लगेच समजतो। ये जनरल में सबको बता रहा हूँ क्या, कुछ लोग ना साइंटिफिक एटीट्यूड के नाम पे इतना कॉम्प्लिकेटेड विचार करते हैं कि जो सिंपल चीजें भी समझ में नहीं आती। समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये रास्ते में जाके किसी को भी पूछोगे तुरंत बोलेगा अरे हाँ 100 से 100 ही बनेंगे। लेकिन यहाँ पे भी हम साइंस पढ़ने के लिए बैठे ना, तो हमें समझ में नहीं आता। नक्की कळलं का? देखो, कभी कभी मैं कुछ सिंपल डाउट का मजाक उड़ाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो डाउट नहीं पूछोगे। मैंने क्या बोला समझा? जैसे उसने अभी पूछा, अच्छी बात, ये आई एप्रिशिएट दिस कि मैंने मजाक उड़ाया था उस डाउट का ना, फिर भी उसने पूछा। ये हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। अभी ये मजाक उड़ाते हैं तो मैं कैसे पूछूं, फिर मैं पूछूंगा ही नहीं, ये गलत एटीट्यूड है। मजाक उड़ाना मेरा अधिकार है, पूछना आपका अधिकार है। यू डू योर जॉब, आई डू माई जॉब। इज इट क्लियर? चलो, तो ये 100 से समझ लो का? हाँ, तो 100 से कितना हो गया? 200।
और अभी देखो यहाँ पे मान लो हम लोग ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 100 इससे शुरू किया, ये 0 0 था। इतना मुझे बताओ, क्या ये भी पूरा 100 टूटने वाला है? अगर होता तो यही कैटेगरी में आता, फिर नॉर्मल एरो हम यूज करते। इसमें क्या होता है, 100 में से कुछ ही मोलिक्यूल टूटते हैं, बाकी सब एज इट इज बने रहते हैं, इंटैक्ट रहते हैं, अनआयोनाइज्ड रहते हैं। अब वो कितने, वो मैं थ्योरेटिकली नहीं बता सकता, वो एक्सपेरिमेंटली निकालना पड़ता है। तो मैं एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा हूं, 100 में से सिर्फ 4 टूटते हैं। अब 4 ही क्यों? उसके लिए मुझे आपको आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। पढ़ोगे आप तुरंत? आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए वो आएगा, सब सिलेबस में धीरे धीरे आएगा कि इक्विलिब्रियम में एग्जैक्टली कितना टूटता है, क्या होता है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैसे अल्फा वगैरह निकालना, सब रहेगा। लेकिन फॉर टाइम भी आपको चीजों को एक्सेप्ट करना होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो मैं क्या बताया मैंने आपको, 100 में से कितने टूटेंगे? 4 ही टूटेंगे। तो बचेंगे कितने? 96 एज रहेंगे। अब हाँ, तू सांग एवढी चौघांना वेगळं केलंय, 2 का 4 4 नक्की ना। यहाँ पे कितना कितना बनेगा, ये 4 एंड क्लियर है। अब इसमें भी ऐसा ही कुछ होगा। अभी देखो यहाँ पे मैं एग्जैक्ट डेटा आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको रैंडमली बता रहा हूँ। 100 माइनस x, कुछ x चले गए। अब x के टर्म्स में बताओ कितना कितना बनेगा? x एंड x ही बनेगा। इधर x बनेगा, इधर x बनेगा। सिमिलरली ये भी वैसा सेम, मतलब यहाँ पे सेम एनालिसिस। ठीक है, तो अगर आपको 2 ऑप्शन दिए, ये और वो, इनको स्ट्रॉन्ग और वीक के फॉर्म में क्लासिफाई करना है। नेचुरली आप ये पहले कैटेगरी को क्या कहोगे? स्ट्रॉन्ग एसिड बेस और वीक एसिड बेस, बिकॉज दे आर अंडरगोइंग 100% आयोनाइजेशन ना। जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ H+ या फिर OH माइनस आयन बनाए जा सकते थे, उन्होंने बनाए ना। दैट इज व्हाई वी विल कॉल देम व्हाट? स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसेस। और इनको हम क्या कहेंगे? वीक एसिड्स एंड वीक बेसेस। तो ये दोनों वीक एसिड्स और ये वीक OH माइनस बना देना, ध्यान दो अच्छे से। तो इन तीनों को हम क्या कहेंगे? आइदर वीक एसिड्स और वीक बेसेस। The acids and bases which undergo 100% ionization in water, they are strong acid bases, and those who undergo partial ionization, 100 में से सिर्फ 4 ही टूटे, ये जो भी मतलब एक नंबर टूट गया, उनको कहेंगे वीक एसिड एंड वीक बेस। क्लियर है? लेकिन ये सब स्ट्रॉन्ग या वीक होने से अरेनियस के कंसेप्ट को कोई गड़बड़ हो रहा है क्या? उसने ऐसा नहीं बोला था कितना बनाएगा, इतना ही बोला था कि H+ और OH माइनस बनाएगा। बनाया तो दोनों ने ना, स्ट्रॉन्ग ने भी बनाया, H+ OH माइनस, वीक ने भी बनाया। नंबर से अरेनियस को कोई मतलब दिक्कत नहीं है, कम बनाए ज्यादा बनाए, बनाना चाहिए बस। ठीक है, तो थोड़ा लिखते हैं इसके बारे में। अभी टाइटल लिखो एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसमें लिखो फर्स्ट अरेनियस थियरी। और रुको एक मिनट, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस फॉर्मेट में आपको लिखना है। ये टाइटल लिखने के बाद ये डेफिनेशन लिखोगे। डेफिनेशन के बारे में काम करो, पहले यहाँ पे लिखो स्ट्रॉन्ग एसिड, या एक काम करो, ये पूरा कॉपी करो और उसके बाजू में ऐसा कर्ली ब्रैकेट बना के लिखो स्ट्रॉन्ग एसिड। चलेगा क्या? मीनिंग में एंड में आपको लिखवा होगा, पहले यहाँ पे, लेकिन आप ये पूरा ऐसे कर्ली ब्रैकेट करके इधर लिख देना स्ट्रॉन्ग एसिड्स। उसके बाद सुनो एक मिनट, आई मत करो, रुको जरा, टाइम है आपके पास। उसके बाद वो 2 रिएक्शन लिखोगे, मतलब ये 3 रिएक्शन होने के बाद क्या लिखोगे? डायरेक्टली बेस नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? पहले ये 2 रिएक्शन लिखोगे, उनके सामने कर्ली ब्रैकेट करके क्या लिखोगे? वीक एसिड। अब बताओ उसके आगे क्या लिखोगे? बेसिस। इन दोनों के सामने क्या लिखोगे? स्ट्रॉन्ग बेसिस। और उसी के बाद तुरंत क्या लिखोगे? ये तीसरी रिएक्शन, उसके सामने क्या लिखोगे? वीक बेसिस, मतलब एक ही है तो वीक बेस। सीक्वेंस आपको समझा क्या? जैसे जिगजैग पैटर्न में आपको लिखना पड़ेगा, इधर से इधर, उधर से इधर। किसी को नहीं समझा तो पूछो। हाँ सर, वो HCl का नेम क्या है? कंपाउंड का नेम? कंपाउंड का नाम हाइड्रोजन साइनाइड है। एज एन एसिड वी कॉल इट हाइड्रोसाइनिक एसिड। जैसे HCl का नाम क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। लेकिन एज ए एसिड हम उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वैसा ही
ये CH3COOH का तो नाम जानते हैं ना आप? एसिटिक एसिड। वीक बेस का अजून एक एक्झाम्पल द्या ना. समजलं नाही तुम्हाला सांगायचं नाही ना. Note down at your own risk, huh? You are उसका डाइमिथाइलमाइन राहू दे नको राहू दे ना यायला काय जातं. Dimethylamine किंवा N-methyl methanamine IUPAC. अरे हो गया, नोट हो गया सबका. वो ठीक से आपने पैटर्न भी नोट किया ना. स्ट्रॉन्ग एसिड होने के बाद वीक एसिड, उसके बाद बेस स्ट्रॉन्ग वीक ठीक है. तो प्लीज ध्यान दो. तो कोई भी केमिकल अल्टीमेटली उसके रिएक्शन से ही आइडेंटिफाई होगा कि हाउ डज
does it react with various chemical, उसके आइडेंटिटी डिसाइड होती है। तो यहाँ पे भी एक तो हमें समझ में आ गया कि एसिड मतलब बेसिकली मतलब फंडामेंटली उसने क्या करना चाहिए, वाटर के अंदर H+ देना चाहिए, लेकिन बाकी अलग अलग केमिकल के साथ वो कैसे इंटरैक्ट करता है वो भी तो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो वही अभी हम देखने जा रहे हैं। देखो पहला लेते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। तो इन जनरल देखो एक एसिड में लेता हूं सपोज HA, A in any anion, it can be Cl minus, NO3 minus, NO2 minus, CH3, COO minus, anything. That doesn't matter. मेन कौन है, मैं आपको पहले ही बोला कि अलग अलग एनायन वो देगा। आर वी इंटरेस्टेड इन दैट एनायनिक पार्ट? हमारा फोकस किसके ऊपर है, H+ के ऊपर, इसलिए ये मैंने स्पेसिफिकली लिखा है, बाकी ए तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मेटल में मान लो मैंने लिया सोडियम। अब देखो यहाँ पे H और A में कैटायनिक पार्ट कौन है? H और A में A में कैटायनिक पार्ट है क्या दिमाग? H या A? क्योंकि वो H+ देता है आगे जाके, और एनायनिक पार्ट कौन है? A या फिर A- क्या? अब लॉजिकली आप मुझे बताओ, सोडियम कैटायन बनाएगा या एनायन? ऑब्वियसली, तो मतलब नींद से उठा के मुझे तो भी कैटायन ही बोलेंगे, इन्हें माइनस तो भी सोच नहीं सकते। तो Na+ बनाएगा, तो नेचुरली Na+ विल बी अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर H+ और A-। ये सब्स्टिट्यूट कैटायन के लिए सब्स्टिट्यूट रहेगा ना, तो Na+ विल रिप्लेस होम H+ और A-। H+ को रिप्लेस करके निकालेगा, तो खुद वहां पे क्या बनाएगा फिर Na, और along with that which gas is released? हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। बैलेंसिंग को लेके कोई शिकायत आपकी तरफ से? बैलेंस है या कुछ गड़बड़ लग रहा है? गड़बड़ कौन से एलिमेंट की गड़बड़ दिख रही है? हाइड्रो सोडियम और ए तो बराबर है ना। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे एक है लेकिन वहां पे 2 है ना, तो क्या करना चाहिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। ऐसा किया तो चलता है क्या? तो वो भी तो क्या, हाफ इंटू 2 1 ही तो हो गया। दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन। आपको दोनों साइड में अल्टीमेटली सेम लाना है कि नहीं? इधर 2 से मल्टीप्लाई करने के बजाय उधर क्या करो, आप से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। मैं मना नहीं कर रहा हूं, सीरियसली दिस इज ऑल्सो करेक्ट। यहाँ पे ये 1 है, ये हाफ इंटू 2 क्या हो गया, 1। दिस इज ऑल्सो, अगर आप प्लीज सुनो, अगर आपको नहीं पता तो आज से इसको याद रखो, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल वे ऑफ बैलेंसिंग द रिएक्शन। इधर 2 से मल्टीप्लाई करने के बजाय उधर क्या कर सकते हो, 2 से डिवाइड भी कर सकते हो। क्योंकि आप ही एक बात समझो, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो और भी प्रॉब्लम क्रिएट होंगे ना वहां पे। क्या हो जाएगा, ये सॉरी ए को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो किया तो सोडियम को भी करना पड़ेगा। तो 3 जगह पे मल्टीप्लाई करने से पहले एक जगह पे मैं डिवाइड कर देता हूँ ना। लॉजिक समझा क्या सबको? अब अगला सवाल लोग पूछते हैं कि ये हाफ H2 मतलब आधा H2 मॉलिक्यूल क्या होता है? तो वो आपको मोल कंसेप्ट के साथ में समझाया जाएगा, अभी मैं आपको नहीं बता सकता। जब सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर के अंदर मोल कंसेप्ट आएगा, उसके अंदर आपको वो समझ में आएगा कि हाफ का क्या मतलब, हाउ हाफ इज ऑल्सो डिलीवर्ड। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? तो ये हो गया। उसी के साथ मान लो हमने लिया अब एक स्पेसिफिक रिएक्शन लेते हैं, Zn प्लस H2SO4। ये क्या देगा, ZnSO4 प्लस H2। सिमिलरली इफ यू हैव Fe प्लस HCl, ये क्या देता है, FeCl2 प्लस H2। इधर ये बैलेंस है ना, इधर बैलेंसिंग के लिए क्या करना चाहिए? अब यहाँ पे 1 दिख रहा है, हाफ लिखो क्या, क्योंकि यहाँ पे Cl भी 2 है और H भी 2 है, तो यहाँ पे इधर ही 2 मल्टीप्लाई करना बेटर है ना, कम से कम काम में निपटाना चाहिए। करेक्ट है। अब Cu प्लस H2SO4, CuSO4 प्लस H2 बराबर है। उसी तरीके से Ag प्लस HCl,
AgCl plus H2 और बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे हाफ। सब सही चल रहा है, परफेक्ट ना, सही है कि नहीं? 3 बार मुझको गड़बड़ रहेगा। सुनो मैं बताता हूँ, यहाँ पे हर मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा ऐसा जरूरी है क्या? ओनली रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। तो एक कहीं ना कहीं वो डिमार्केशन होना पड़ेगा कि नहीं, कि इसके ऊपर वाले मेटल डिस्प्लेस कर सकते हैं और बचे हुए मेटल डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो एक्चुअली कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी, प्लेटिनम, ये सब क्या है? महंगे हैं, नोबल मेटल्स, बराबर है, मतलब रिएक्टिविटी काफी कम है। कैन दे डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड? तो यहाँ पे इसको हम कैंसिल करेंगे। आप भी ऐसे ही करना, ज्यादा दिमाग मत लगाना। तो सर को पता नहीं था ना, इसने गलत रिएक्शन लिखा, बाद में कैंसिल किया। मैं तो लिखूंगा नहीं डायरेक्टली, मेरे को पता है वो रिएक्ट नहीं करते। लिखो और कट करो ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे याद रहेगा कि क्या गलती हुई है उसके अंदर। इवन तो दे आर लेस रिएक्टिव, हम ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहे हैं, नहीं में करते हैं क्या? नहीं। ये तीनों क्या है? रिएक्टिव है। रुको एक मिनट सुनो, ये एग्जैक्ट डिमार्केशन कहाँ पे होता है ये भी तो पता करना पड़ेगा ना। रिएक्टिविटी सीरीज करके होती है, जो कि हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन नाम के चैप्टर के अंदर, और उसी को आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पर आप नोट करो। एक मिनट सुनो, चुप। अभी मैंने आपको क्या बताया, सेकेंड और फोर्थ चैप्टर वो घनश्याम सर लेने वाले, तो जब वो आएंगे मतलब परसों है उनका लेक्चर है, तो उनको बताना कि फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होकर थर्ड चालू किया है करके। उन्होंने भाई साहब थर्ड चालू किया तो ऐसा मत करना, हाँ अभी वो भी वापस ऐसे पेज पढ़ा रहे, आप भी एकदम हाँ कुछ पता ही नहीं हमें क्या किया है हमने, लेकिन तो ऐसा मत करना। उनको बता देना कि फर्स्ट कंप्लीट हो गया, थर्ड चालू है, तो सेकेंड वो चालू करेंगे। इज इट क्लियर? बोल देना है आपको। चलो, और हाँ और एक पॉइंट प्लीज, वो मैंने आपको बता दिया, पहला चैप्टर का एक्सरसाइज अभी आप कर सकते हो क्योंकि पहला चैप्टर हो चुका है। और कल मैं यहाँ पे सेकेंड फ्लोर पे रहूंगा, सुबह से शाम तक लगभग पूरा दिन ही रहूंगा। तो अगर आपको कुछ डाउट आता है उसके अंदर या थियरी में कुछ डाउट आता है, इन जनरल आपको कुछ पूछना है तो वहाँ पे आके आप पूछ सकते हो। सुना क्या सबने? सेकेंड फ्लोर क्या घूमते मत रहना, सेकेंड फ्लोर पे वो जो केबिन पे वहां पे मैं रहूंगा, यू कैन आस्क। थैंक यू।